हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा या ज्ञान कोश फेसबुक पेज से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि कंचोथ त्योहार कहां पर मनाया गया है। तो एक ये त्योहार है, ये कहां पर मनाया गया है? तो कंचोथ नामक जो त्योहार है ये मनाया गया है चिनाब घाटी में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। अब चिनाब घाटी में कंचोथ नामक जो त्योहार है ये मनाया गया है। तो क्या है ये त्योहार, पूरी जानकारियां पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे कि जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में मनाया गया है। अब ये प्राचीन नागा संस्कृति का प्रतीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि कंचोथ त्योहार जो है वो किस संस्कृति का प्रतीक है तो ये जो है ये नागा संस्कृति का प्रतीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारियां कि ऐसी मान्यता है कि जो गौरी तृतीया है, गौरी तृतीया के दिन ये भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन, और अपनी शादी के उपहार के रूप में उन्होंने बर्फ से बने सिंहासन का आग्रह किया था। यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वे है मनोज सिन्हा, यानी कि आपके जो मनोज सिन्हा है वे वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, क्योंकि पिछले वर्ष इसे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके पश्चात गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो इसके पहले उपराज्यपाल भी बने थे। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि चेरिश आईआईटी बॉम्बे 2021, चेरिश आईआईटी बॉम्बे 2021 एक अभियान शुरू किया गया है। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जैसा कि नाम से ही पता है कि ये अभियान, नाम से प्रश्न में ये कि आईआईटी बॉम्बे, यानी कि ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया है। तो इसके बारे में जानकारियां पढ़ते हैं पूरी तरह से। जैसे कि ये आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया है और आईआईटी बॉम्बे का ये पहला वार्षिक अनुदान संचयन अभियान है। वार्षिक अनुदान संचयन अभियान का अर्थ क्या है कि इसके द्वारा जो वार्षिक अनुदान इकट्ठा किया जाएगा और इस अनुदान का उपयोग जो है वो कहां पर किया जाएगा? तो इस पूरी धनराशि का जो उपयोग है वो विश्व स्तरीय प्रयोगशाला परिसरों के निर्माण में किया जाएगा, कि जो भी धन एकत्र होगा उस पूरे धन का उपयोग जो है वो विश्व स्तरीय प्रयोगशाला परिसर के निर्माण के लिए किया जाएगा। तो यहां से ये बातें थी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया है। तो कुछ बातें हम आईआईटी बॉम्बे के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो बात करते हैं फुल फॉर्म की। तो आईआईटी बॉम्बे की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसकी फुल फॉर्म है। बात करते हैं कि इसका मोटो क्या है। तो इसका मोटो है नॉलेज इज सुप्रीम गोल। उसके पश्चात इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर पवन गोयंका, और डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो सुभाषिष चौधरी जो हैं वे इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि पहला फागुन नामक बसंत का त्योहार का पहला दिन मनाया गया। देखिएगा, पहला फागुन ये ऐसा नाम करके बसंत का पहला दिन मनाया गया। वैसे तो बसंत का दिन जो है वो पूरे भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन पहले दिन के रूप में नहीं मनाया जाता। पहले दिन भारत में यहाँ बसंत के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन अब ये जो पहला दिन नामक मनाया है ये मनाया गया है ढाका में, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसे मनाया गया है पहले दिन के रूप में। बात करते हैं कि इस उत्सव पर पीली साड़ी पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा, और पंजाबी पोशाक में युवक युवतियों ने भाग लिया था, यानी कि पीली साड़ी पहनकर और पंजाबी पोशाक में जो ढाका में महिला थी, पुरुष थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये बांग्लादेश में मनाया गया है। तो कुछ बातें बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में। बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी है? बांग्ला। बांग्लादेश में 90% मुस्लिम जनसंख्या है और 8% हिंदू जनसंख्या है। उसके बाद प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें
तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति और अध्यक्ष की बात करें तो अब्दुल हामिद जो हैं वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को करी गई थी और बांग्लादेश अपना विजय दिवस मनाता है 16 दिसंबर 1971 से। तो इसके बाद में हमने ये जानकारियां यहां से पढ़ी है। जिसके पश्चात बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। ई छावनी नामक पोर्टल जो है, ई छावनी नामक पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। अब राजनाथ सिंह ने ई छावनी नामक पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और। जैसे कि ई छावनी पोर्टल जो है ये राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा छावनी क्षेत्रों के निवासी जो है वे नागरिक मुद्दों के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे, यानी कि कोई भी अगर नागरिक से संबंधित उन्हें कोई भी शिकायत होती है तो वे ई छावनी नामक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकेंगे ताकि उनकी जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इस प्रकार से ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र जो पूंजी विकास कोष है इसकी अध्यक्ष बनी है प्रीति सिन्हा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। प्रीति सिन्हा जो है वे अब इस कोष की अध्यक्ष बनी है। बात करते हैं उनके बारे में कि वे मुख्य रूप से भारतीय मूल की निवेश और विकास बैंकर है जिन्होंने अभी ये अध्यक्ष बनी है। उनकी नियुक्ति किसके स्थान पर करी गई है? तो जुडिश कार्ल के स्थान पर उनकी नियुक्ति करी गई है। और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में वो अध्यक्ष बनी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संगठन है जिसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। देखिएगा, अगर हम बात करें इस संगठन की स्थापना कब हुई थी तो इस संगठन की स्थापना हुई थी 1966 में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। जिसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न नहीं बल्कि हम पढ़ेंगे अब आज का प्रश्न। 5 प्रश्नों के बाद हम पढ़ते हैं आज के प्रश्न के। तो आज का प्रश्न आप सभी के लिए है कि अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हर बार मैं आप सभी को पुरस्कृत करता हूं अभी पुस्तकों से। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। कल का जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में सबसे उम्रदराज क्वार्टर फाइनलिस्ट कौन बनी है? तो इसके जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही भेजे थे। हेसिह सू वे इस सबसे ज्यादा उम्रदराज क्वार्टर फाइनलिस्ट बनी है। तो ये जवाब आप सभी का सही आया था। और जिन्होंने इस महीने की पुस्तक को जिन्होंने जीता है पुरस्कार स्वरूप, उपहार स्वरूप, उनकी फोटोज भी मैं साथ साथ में अपलोड कर देता हूं। उसके साथ देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से देखिएगा डॉक्टर थांगजाम धवली सिंह जो है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से सही होगा। उसके बाद बढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी और जानकारी है। जैसे वे मणिपुर चिकित्सक और राज्य पर्यटन मंच के पूर्व अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो यह पुरस्कार जापान सरकार के द्वारा दिया गया है। और इस पुरस्कार का जो गठन है वो 1875 में किया गया था। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने पढ़ी। लेकिन ये जापान सरकार के द्वारा दिया गया है। तो जापान एक एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जिसके 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये इसकी राजभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी राजभाषा जापानी है। और जापान देश में 96% बौद्ध अनुयायी है। इस प्रकार से पूरी जानकारी जापान के बारे में भी हमने पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये ईरान और रूस के बीच में होता है। लेकिन इस वर्ष ये 16 तारीख से शुरू हुआ था जिसमें भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी जो आंसर है वो आपके सही रहेंगे। और आगे बढ़ के हम इस प्रश्न के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे
जैसे कि भारत, रूस और ईरान तीनों देशों ने इस बार इसमें शिरकत करी और इसका आयोजन 2 दिवसीय आयोजन था। 16 और 17 फरवरी को इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र में समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना, और ये एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि नौसेना का अभ्यास है ये, और इसमें अब की बार 3 देशों ने भाग लिया था। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आता है कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी गई है। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जिसमें कि 20,000 से अधिक व्यक्ति बैठ सकेंगे, इसकी आधारशिला राउरकेला में रखी गई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में इसकी स्थापना आधारशिला रखी गई है, और अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम पूर्व स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, इसकी जो क्षमता है वो 20,000 से अधिक लोगों के बैठने की है। अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि जीरो कोविड बाई 28 नामक अभियान कहां पर शुरू किया गया है। तो ये जो अभियान है ये पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहां पर शुरू किया गया है। इस अभियान में क्या है, तो ये बातें हम पढ़ते हैं कि इसके तहत कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान की जाएगी और उनका 28 फरवरी से पहले उनका उपचार करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं पुदुचेरी में शुरू किया गया है, तो पुदुचेरी में मृत्यु दर कितनी है? यह है 1.67%, और ठीक हुए लोगों का प्रतिशत कितना है? तो ये है 97.68% जो है ये ठीक हो चुके लोगों का बारे में बताया। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। वे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2000 और 2001 में मध्य प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था, और उन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट मैच, 1 वनडे और 2 T20 मैच भी खेले हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आज की वीडियो से लेके आया हूं। आपने अगर और भी वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी जुड़े। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।